साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जॉइन विद रोजगार शाला में। साथियों मैं आपके लिए यूपी कांस्टेबल की परीक्षा के लिए जो आपकी री एग्ज़ाम होगी उसके लिए डेली जीके एंड जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं और उन प्रश्नों का विश्लेषण भी साथियों मैं आपको कराता हूं। तो आप पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा करिए। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज की वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं साथियों। इसमें प्रश्न है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ट्विटर किसने संस्थापित किया था, यानी कि ट्विटर का आविष्कार साथियों किसने किया था बताइए। कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्विटर का आविष्कार किसने किया था। तो मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक ने, नोह अर्क ने और इवान विलियम्स ने। साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि इवान विलियम्स ने ट्विटर का आविष्कार किया था। अब साथियों कब किया था? 2006 में। कब? 2006 में ट्विटर का आविष्कार किसने किया था? इवान विलियम्स ने किया था। अब साथियों मैं कुछ महत्वपूर्ण सोशल मीडिया के बारे में बताता हूं और आपको हमेशा उनके बारे में याद रखना है। कि जैसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, जो लिंक्डइन है, क्या साथियों? लिंक्डइन का आविष्कार कब हुआ था? साथियों हमेशा याद रखेंगे लिंक्डइन का आविष्कार कब किया हुआ था। ये 2002 में क्या हुआ था? लिंक्डइन का आविष्कार हुआ था। साथियों एक एफ बी, यानी कि आप इसको बहुत ही ज़्यादा यूज भी करते होंगे। एफ बी का आविष्कार कब कब हुआ था? 2004 में हुआ था साथियों एफ बी का आविष्कार। अब क्या होता है, इसको मेटा कंपनी ने खरीद लिया है साथियों। किसने? मेटा ने खरीद लिया है इसको। अब एक आ साथियों इंस्टाग्राम। क्या? इंस्टाग्राम, इसके बारे में बताइए साथियों इसका आविष्कार कब हुआ था? 2010 में इंस्टाग्राम का आविष्कार हुआ था साथियों। एक आती है व्हाट्सअप। क्या? व्हाट्सअप क्या है? इसके बारे में भी आप जानते होंगे। व्हाट्सअप का आविष्कार कब हुआ था साथियों? 2009 में व्हाट्सअप का आविष्कार होता है। और साथियों इन दोनों कंपनियों को भी मेटा ने क्या है? खरीद लिया है साथियों। एक आता है साथियों यानी कि यूट्यूब। क्या? यूट्यूब, आप जो जो भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब का आविष्कार कब हुआ था साथियों? तो हमेशा याद रखेंगे यूट्यूब का आविष्कार 2005 में हुआ था। कब? 2005 में यूट्यूब का आविष्कार हुआ था। एक आता है साथियों स्नैपचैट का आविष्कार कब हुआ था? 2000 साथियों 11 में। 2011 में क्या हुआ था? स्नैपचैट का आविष्कार हुआ था। एक आता है साथियों गूगल का आविष्कार बताइए मुझे। तो हमेशा याद रखेंगे गूगल का आविष्कार साथियों 1998 में। कब? 1998 में गूगल का आविष्कार हुआ था। और जो गूगल है ना साथियों एक सर्च इंजन है। क्या? एक सर्च इंजन है। अब लिंक्डइन का आविष्कार 2002 में, एफबी का 2004 में मेटा ने खरीद लिया इसको। और इंस्टाग्राम का आविष्कार 2010 में, व्हाट्सएप का 2009 में, इन दोनों को मेटा ने खरीद लिया है। यूट्यूब का 1998 में। और आपका साथियों स्नैपचैट का 2005 में। यूट्यूब का 2000 साथियों यूट्यूब का 2005 में होगा। यूट्यूब का 2005 में होगा। और व्हाट्सएप का 2009 में होगा। यूट्यूब का 2005 में होगा साथियों। यूट्यूब का 2005 में होगा। और आपका गूगल का 1998 में होगा। और यूट्यूब का 2005 में होगा। और गूगल का 1998 में होगा। एंड स्नैपचैट का 2011 में होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है साथियों, बड़े ध्यान से देखना है प्रश्नों को। प्रश्न क्या कह रहा है दूसरा, यानी कि ये दूसरा प्रश्न माना जाएगा इस वीडियो का। यानी कि 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, बताइए इसके बारे में क्या होगा। अगर साथियों मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा, यानी कि टिम वर्नर्स ली ने क्या किया था? वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था साथियों? टिम बर्नर्स ली ने किया था। कब किया था? 1989 में किया था। देखते हैं साथियों अगले प्रश्न के बारे में क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी साथियों, परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाने की संभावना भी है साथियों। प्रश्न कह रहा है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, यानी कि वेयर डिड शिशुनाग मेक हिज कैपिटल साथियों। यानी कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इसका सही उत्तर बताइए। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली साथियों। ये इसकी दूसरी राजधानी थी। क्या थी साथियों? ये इसकी दूसरी राजधानी थी। कौन सी? ये इसकी दूसरी राजधानी थी। ठीक है साथियों। और पहली राजधानी कहाँ बनाई थी इसने साथियों? गिरिब्रज। क्या? इसकी पहली राजधानी गिरिब्रज थी। क्या साथियों? गिरिब्रज थी इसकी पहली राजधानी। दूसरी कौन सी थी? वैशाली थी। अब साथियों हमेशा याद रखेंगे, यहाँ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊँ
तो साथियों जो शिशुनाग था ना, उसका एक पुत्र था, उसका नाम क्या था साथियों? कालाशोक। यानी कि पुत्र का नाम क्या था? कालाशोक। कौन का पुत्र था साथियों? वो कालाशोक किसका पुत्र था? ये आपका शिशुनाग का पुत्र था, कालाशोक। क्या? कालाशोक। और कालाशोक के समय में एक बौद्ध संगति भी हुई थी, आपको पता हो, मैं भी बताऊंगा आपको कौन सी संगति हुई थी। और इस कालाशोक को एक अन्य नाम से जाना जाता है, क्या? क्या? काकवर्ण। इसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। जो कालाशोक है उसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दूसरी थी साथियों वैशाली में बनाई थी। और पहली कौन सी थी? ये आपकी इसकी गिरिव्रज थी साथियों। सॉरी साथियों। अब साथियों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूँ, तो हमेशा याद रखेंगे। अब मुझे ये बताइए, जो मगध था साथियों, मगध पर कितने वंशों ने शासन किया था? बात करते हैं साथियों किसकी? मगध की। मगध की बात करेंगे। मगध पर कितने वंशों ने शासन किया था साथियों? तो कौन कौन से वंश थे साथियों? एच, एच, एश, एन और एम, ये क्या थे? मगध पर शासन करने वाले वंश थे। अब कौन था साथियों? जैसे पहला था हर्यक वंश। क्या साथियों? ये हर्यक वंश था। हर्यक वंश के बारे में देखेंगे, ये हर्यक वंश था साथियों। दूसरा था शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश था, शिशुनाग वंश था दूसरा। और एक तीसरा था साथियों, कौन सा? नंदवंश, ये नंदवंश था। और एक था साथियों क्या इसमें? मौर्य वंश। ये 4 वंश थे मगध पर शासन करने वाले, मौर्य वंश। अब बात करते साथियों नंदवंश, हर्यक वंश की। तो इसके संस्थापक के बारे में बताइए मुझे। तो इनके संस्थापक के बारे में बात करें तो बिंबिसार। कौन साथियों? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। एंड शिशुनाग वंश का, तो शिशुनाग वंश का साथियों कौन था संस्थापक? शिशुनाग ही था साथियों। क्या था? शिशुनाग वंश का संस्थापक था। एंड आपका नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद। नंद वंश का महापदम नंद था। महापदम नंद कौन था? नंद वंश का संस्थापक था। एंड बात करते मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ये मौर्य वंश का संस्थापक था। कहने का मतलब क्या है साथियों? मगध पर कितने वंशों ने शासन किया था? 4 वंशों ने शासन किया था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, और शिशुनाग के शिशुनाग ही थे साथियों, और नंद वंश के महापदम नंद थे, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब साथियों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और बताऊँ आपको। मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताइए, जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो कितनी, पहली बात तो ये बताइए कि कितनी बौद्ध संगति हुई थी? तो बात करें साथियों बौद्ध संगति की, यानी कि बौद्ध संगति की बात करते हैं। बौद्ध संगति की बात करेंगे भाई कि कितनी बौद्ध संगति हुई थी। तो साथियों बौद्ध संगति की बात करते हैं तो हमेशा याद रखेंगे बौद्ध संगति कितनी हुई थी? 4 हुई थी। अब 4 कौन कौन सी थी साथियों? की बात करें पहली की, तो पहली कब हुई थी साथियों? 483, यानी कि 483 BC में हुई थी। और साथियों दूसरी कब हुई थी? तो दूसरी की हमेशा याद रखेंगे कब हुई थी? ये 383 BC में हुई थी। कब? 383 BC में हुई थी। और तीसरी की बात करते हैं तो हमेशा याद रखेंगे तीसरी 255 BC में हुई थी। और साथियों चौथी की बात करें तो चौथी साथियों कब हुई थी? ये पहली शताब्दी में हुई थी, यानी कि पहली शताब्दी में क्या हुई थी? शताब्दी में चौथी संगति हुई थी। पहली बात तो ये यहाँ से ये सन पूछी जाती है, यानी कि पहली 483 में हुई थी ये BC में, और दूसरी 383 BC में, तीसरी 255 BC में, और चौथी पहली शताब्दी में। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा जो पहली हुई थी वो कहाँ हुई थी साथियों? तो हमेशा याद रखेंगे राजगिरी में। कहाँ? राजगिरी में पहली हुई थी। और एक प्रश्न पूछता है यहीं से, तो यहाँ का राजा कौन था? तो अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु यहाँ के राजा थे उस समय। बात करते हैं दूसरी की साथियों वैशाली में हुई थी। कहाँ? दूसरी की वैशाली में हुई थी, हमेशा याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है कई बार। और ये किसके समय में हुई थी साथियों? कालाशोक। अभी मैंने आपको बताया था ना कालाशोक कौन था? शिशुनाग का कौन था साथियों? वो पुत्र था। तो कालाशोक के समय में दूसरी वैशाली में हुई थी बौद्ध संगति। तीसरी की बात करते हैं तो साथियों ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके समय में साथियों? अशोक के समय में। अशोक के समय में कौन सी हुई थी? तीसरी हुई थी, हमेशा याद रखेंगे। और चौथी की बात करें साथियों तो ये कुंडल वन में हुई थी। कहाँ पर? कुंडल वन में हुई थी। और किसके समय में हुई थी साथियों? तो हमेशा याद रखेंगे कनिष्क के समय में हुई थी। कब? कनिष्क के समय में कौन सी हुई थी साथियों? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। अब क्या मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। पहली 483 BC में राजगिरी में, और यहाँ का शासक कौन था? अजातशत्रु के समय में हुई थी साथियों। वहीं बात करें दूसरी की 383 BC में वैशाली में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? कालाशोक के समय में हुई थी। तीसरी 255 BC में हुई थी। और कहाँ हुई थी साथियों? पाटलिपुत्र में हुई थी। और अशोक के समय में हुई थी। वहीं चौथी पहली शताब्दी में कुंडल वन में, और कनिष्क के समय में हुई थी साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के
तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए साथियों, यानी कि रजिया, बलबन, इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन साथियों। अब इनका कालक्रम बताना है कि किसका शासन पहले था और किसका शासन बाद में था साथियों। बताइए। अगर साथियों मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की पहले बताता हूँ, जैसे कि जो रजिया थी साथियों, इनका शासन था 1236 से, यानी कि 1236 से लेकर के 1240। ठीक है, ये किसका था? रजिया का था। और जो बलबन था, इसका शासक था 266 से 1266 से लेकर के कब तक? 1287 तक साथियों। ठीक है, 1266 से लेकर के 1287 तक, यानी कि बलबन का शासन 1266 से लेकर के 1287 तक साथियों। और जो इल्तुतमिश था साथियों, इसका 1200 यानी कि 1211 से लेकर के 1236 तक, ये इल्तुतमिश का शासन का था, यानी कि कब था? 1211 से लेकर 1236 तक। बात करते हैं नसरुद्दीन की, तो ये 1246 यानी कि 1246 से लेकर के 1266 तक। आई बात समझ में नहीं है? अब मुझे बताइए, यानी कि तिथि क्रम के अनुसार देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा आएगा साथियों? यानी कि मुझे ये बताइए, 1236 से 1240 और फिर सबसे पहले कौन आ जाएगा मुझे बताइए? तो सबसे पहले कौन आएगा? इल्तुतमिश आएगा, यानी कि तीसरा वाला सबसे पहले आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि तीसरा क्या है? तीसरा सबसे पहले है, यानी कि इल्तुतमिश। ठीक है साथियों, उसके बाद क्या आएगा? इल्तुतमिश, यानी कि 1211 से लेकर 1236। अब 1236 से क्या आ जाएगा? रजिया आ जाएगी, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन? रजिया आ जाएगी। फिर तीसरे पर कौन आ जाएगा? यानी कि 1246 से लेकर के 1266, ये आपका नसरुद्दीन आ जाएगा। फिर बलबन आ जाएगा चौथे नंबर पर 1266 से लेकर के 1287 का। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा इसका सही, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब साथियों यहाँ से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करता हूँ अभी, जैसे कि अब बात करते हैं साथियों किसकी? गुलाम वंश की। अगर मैं गुलाम वंश की बात करता हूँ, अति महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊँगा और परीक्षाओं में पूछे गए सभी फैक्ट हैं साथियों। अब मुझे ये बताइए साथियों, जो गुलाम वंश था, इसकी संस्थापक कौन था साथियों? गुलाम वंश का अगर बात करें साथियों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? देखो, गुलाम वंश, यानी कि गुलाम वंश की बात करते हैं, गुलाम वंश गुलाम वंश की, तो साथियों जो गुलाम वंश था, अब इसका संस्थापक कौन था साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था इसका संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी राजधानी कहाँ थी साथियों? इसने अपनी राजधानी लाहौर, कहाँ साथियों? लाहौर, कहाँ? लाहौर बनाई। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। अब जो एक ऐबक था ना साथियों, इसने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं कहा, इसने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं कहा था साथियों। और इसने कुछ उपाधि ग्रहण की थी। इसकी उपाधि कौन कौन सी है पूछी जाती है परीक्षा में? एक तो थी साथियों उपाधि कौन सी थी इसकी, हमेशा याद रखेंगे। इसकी उपाधि थी साथियों क्या? मलिक काफूर के इस नाम से इसको जाना जाता था। और एक थी साथियों का सिपह सलार, क्या? सिपह सलार के नाम से भी इसको जाना जाता था। आई बात समझ में नहीं आई साथियों? यानी कि गुलाम, और ये कब से कब तक रहा था पूछा जाता है, तो इसका टाइम पीरियड था यानी कि 1206 से लेकर के 1210 तक इसने शासन किया था गुलाम वंश पर। यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। इसने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं कहा साथियों। और इसकी उपाधि कौन कौन सी थी? मलिक काफूर और सिपह सलार। और इसका शासनकाल कब से कब तक? 1206 से लेकर के 1210 तक। ये बात रही साथियों गुलाम वंश की। इसके बाद क्या होता है साथियों? अब हमेशा याद रखेंगे, जैसे कि इसके बाद क्या होता है? इल्तुतमिश आता है इसके बाद, यानी कि इसके बाद कौन आता है साथी? इल्तुतमिश, क्या? इल्तुतमिश क्या? इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इसके बाद कौन आता है? इल्तुतमिश आता है साथियों। ये दिल्ली का, यानी कि इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली का पहला सुल्तान, क्या? इस दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था। और गुलाम वंश का, यानी कि गुलाम वंश का क्या था साथियों? गुलाम वंश का वास्तविक शासक था। गुलाम वंश का वास्तविक शासक कौन था? इल्तुतमिश था। और इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था साथियों। अब बात करते हैं किसकी? यानी कि बात करते हैं गुलाम वंश की साथियों। गुलाम वंश में और क्या फैक्ट पूछ जाता है आपसे, हमेशा याद रखेंगे। जो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा साथी गुलाम वंश का? यानी कि 1206 से लेकर के 1290 तक क्या रहा था साथियों? गुलाम वंश रहा था। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेकर के 1290 तक रहा था साथियों। पहला फैक्ट तो ये हो गया।
अब इसको गुलाम वंश को के अन्य नाम क्या थे साथियों, इसके अन्य नाम थे, एक था साथियों इसका ममलूक वंश, इसको ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता था, ममलूक वंश के नाम से भी इसको जाना जाता था। दूसरा था इसका दास वंश, इसको दास वंश के नाम से भी जाना जाता था। तीसरा था साथियों क्या इसका इलवरी वंश, क्या इलवरी वंश, इसको इलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता था। आई बात समझ में नहीं आई, यानी कि गुलाम वंश के अन्य नाम क्या थे, ममलूक वंश, दास वंश, इलवरी वंश साथियों। अब गुलाम वंश पर शासन किसने किया था उनको एक बार देख लेते हैं साथियों। इस पर शासन सबसे पहले किसने किया था साथियों, शासन की बात करते हैं, शासन को किसने किया था, तो इस पर सबसे पहले शासन किसने किया था साथियों, ऐबक ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, मैंने अभी बताया आपके लिए। उसके बाद कौन आते हैं साथियों, आराम शाह आते हैं, कौन, आराम शाह आते हैं, आराम शाह ने शासन किया था। उसके बाद शासन किया था इल्तुतमिश साथियों, कौन, मैंने अभी बताया इल्तुतमिश ने शासन किया। उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं रुकनुद्दीन फ़िरोज़, क्या रुकनुद्दीन फ़िरोज़ आते हैं। उसके बाद आता साथियों पाँचवें नंबर रजिया आती है, कौन, रजिया आती है, रजिया। और छठवें नंबर पर साथियों कौन आता है, बहराम शाह आते हैं, बहराम शाह आते हैं साथियों। और सातवें नंबर पर अंतिम शासक कौन था पूछा जाता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, कैमूर्स इसका अंतिम कौन था शासक था गुलाम वंश का। क्या पूछा जाएगा, 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश रहा। गुलाम वंश के अन्य नाम कौन कौन थे, ममलूक वंश, दास वंश, इलवरी वंश। और इस पर शासन किसने किया था, ऐबक ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उसके बाद आराम शाह आते हैं, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद साथियों क्या, उसके बाद आता है आपका रुकनुद्दीन फ़िरोज़ आता है, उसके बाद रजिया सुल्तान आती है, उसके बाद बहराम शाह आते हैं साथियों। उसके बाद अंतिम शासक कौन था गुलाम वंश का, कैमूर था साथियों, क्या, कैमूर। अब बात करते हैं साथियों किसकी, बलवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ग्रहण कर लीजिए, परीक्षा में पूछे गए फैक्ट सभी। बलवन क्या साथियों, बलवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ग्रहण करेंगे साथियों। बलवन का एक अन्य नाम भी था, क्या, इसको उलूग खां के नाम से, उलूग खां, बलवन को उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। अब क्या करेंगे साथियों, इन्होंने मकबरा बनवाया था, बलवन ने, क्या, मकबरा। इसका मकबरा कहाँ है बलवन का साथियों, मकबरा, इसका मकबरा दिल्ली में है साथियों, कहाँ, मकबरा कहाँ साथियों, दिल्ली में इसका मकबरा है बलवन का। और इसने क्या किया था, दिल्ली में मकबरा बनवाया था। इसने एक काम और किया था, कई बार पूछा गया है साथियों, लोहवा रक्त की नीति इसने अपनाई थी, लोहवा रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलवन ने अपनाई थी साथियों। तीसरा इसने काम किया था, एक प्रथा चलाई थी इसने, दो, क्या, सिजदा, यानी कि सिजदा और साथियों पाबोश, सिजदा, पाबोश और नौरोज, पाबोश और नौरोज, ये इसने प्रथा चलाई थी अपने शासनकाल में, इनको शुरू किया था, इन प्रथाओं को क्या किया था साथियों, शुरू किया था। यानी कि बलवन को उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकबरा बनवाया था दिल्ली में साथियों। इसने लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसने कुछ प्रथा चलाई थी, सिजदा, पाबोश, नौरोज और साथियों ये इसने प्रथा चलाई थी। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है साथियों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, क्या, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, क्योंकि पहले तो सबको पता होते हैं, लेकिन दूसरे अधिकतम कम लोगों को ही पता होते हैं। बताइए इसके दूसरे अध्यक्ष कौन थे। अगर इसके सही उत्तर की बात करूँ, बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बदरुद्दीन तैयब जी, महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस विकल्प में ऐसे कोई सी व्यक्ति नहीं है जो दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों कांग्रेस के अध्यक्ष की। अब पहली बात तो कांग्रेस के अध्यक्ष की और अधिवेशन की। हमेशा प्रश्न पूछेगा कांग्रेस से संबंधित साथियों, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। दूसरा अधिवेशन कब, कहाँ और अध्यक्ष पूछेगा। और तीसरा कब, कहाँ और अध्यक्ष पूछेगा। और चौथा कब, कहाँ और अध्यक्ष पूछेगा। तो उनको डिटेल में अभी करेंगे साथियों, एक एक करके सभी चीज़ों को हम तैयार करते चले जा रहे हैं साथियों। आप हमेशा इन प्रश्नों को तैयार करिए, डिटेल से पढ़िए साथियों बार बार। कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या, कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करेंगे तो के अध्यक्ष साथियों कौन कौन से थे। अगर बात करते हैं पहला, यानी कि पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन और चौथा अधिवेशन, यहाँ से बताऊंगा। पहला साथियों बकमई, ये ट्रक है साथियों, क्या, बकमई, ये ट्रिक कैसे याद करेंगे। पहला कहाँ हुआ था, बम्बई में, पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था साथियों। दूसरा साथियों कलकत्ता में हुआ था, कहाँ, दूसरा कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में। तीसरा साथियों कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, बकमई।
तीसरा मद्रास में हुआ था, चौथा साथियों इलाहाबाद में हुआ था। ये 4 हुए थे, इनको हमेशा याद रखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ जाता है। यानी कि पहला बम्बई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था, तीसरा मद्रास में हुआ था, चौथा इलाहाबाद में हुआ था। अब पूछेगा कि पहला कब हुआ था साथियों, हमेशा टाइम 1885 में पहला हुआ था, दूसरा 1886 में हो जाएगा, हर साल हो रहे हैं, 1886 में दूसरा हो जाएगा, तीसरा कब हो जाएगा 18 यानी कि 1887 में हो जाएगा साथियों, चौथा यानी कि 1887 में तीसरा हो जाएगा, और चौथा आपका 1888 में हो जाएगा। कहने का मतलब है साथियों ये 4 हमेशा डेट आपको यानी कि 1885, 86, 87 और 88 बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। इसके बाद क्या पूछेगा, पहला जो अधिवेशन था साथियों उसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षों के बारे में पूछेगा, पहले के अध्यक्ष कौन थे, दूसरे के कौन थे और तीसरे के कौन थे। साथियों थोड़ा पेन में प्रॉब्लम है, ये पेन सही तरीके से काम नहीं करता है, इसलिए थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, नहीं राइटिंग तो ठीक आती है मेरी। कहने का मतलब है साथियों पहले के कौन थे अध्यक्ष, बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे साथियों, पहले के अध्यक्ष थे बनर्जी साथियों। अब ये पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के, कब से कब तक साथियों, अब साथियों पहले हो गए कब, 1885 में ये पहले कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए। दूसरे थे साथियों दादा भाई नौरोजी, दूसरे कौन थे ये पूछेगा, दादा भाई नौरोजी, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी दूसरे के अध्यक्ष थे, और कब से कब तक साथियों, ये 2 बार रहे थे, 1893 में और 1906 में साथियों, 1893 में और 1996 में। अब एक प्रश्न और पूछेगा, तो ये पहले पारसी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष, पहले पारसी ये कौन थे, पहले पारसी थे साथियों, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई, ये पहले पारसी थे। और एक प्रश्न क्या पूछेगा, अब तीसरे पे बात करते हैं, तीसरे कौन थे साथियों, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी साथियों, कई बार पूछा गया है। बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे, कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष रहे 1887 में साथियों। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया, पहले मुस्लिम अध्यक्ष क्या, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कई बार पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के। अब चौथी बात करते हैं साथियों, ये 1888 में हुआ था, और साथियों इसके अध्यक्ष कौन थे साथियों, जॉर्ज यूल, क्या जॉर्ज यूल इसके कौन थे, ये अध्यक्ष थे किसके, ये कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूल। और एक प्रश्न इनसे महत्वपूर्ण क्या बनता है, ये पहले अंग्रेज थे, कौन, जो जॉर्ज यूल थे वो पहले कौन थे, अंग्रेज थे। कांग्रेस अधिवेशन के चौथे अध्यक्ष कौन थे, ये साथियों कौन थे, जॉर्ज यूल, और पहले कौन थे, अंग्रेज थे साथियों, ये पहला अंग्रेज था। अब बात करते हैं साथियों, इसको याद तैयार कर लेना, जो मैंने बातें बताई हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों जी, और जो फैक्ट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या कह रहा है कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कई सारी चीज़ें इसको बताऊंगा मैं यहाँ से आपको। यानी कि ये पूछ रहा है जो चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे, बताइए इसका सही प्रश्न क्या होगा। तो वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे साथियों, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, और चौथा है महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। इसका सही उत्तर बताइए मुझे। अगर साथियों में इसके सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, कौन, राजेंद्र प्रसाद व साथियों अनुग्रह नारायण, इसके क्या थे, इनके साथ थे, महात्मा गांधी के साथ थे साथियों ये। अब बात करते हैं चंपारण की, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ साथियों पहले, यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, और इसको किसके लिए, किस कारण से हुआ था साथियों, ये नील की खेती के लिए हुआ था, यानी किसानों ने आंदोलन किया था नील की खेती के लिए। और 3/20 भाग पर क्या है, किसानों को नील की खेती करनी होती थी, और 3/20 प्रणाली को तीन कठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था साथियों। और गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में आंदोलन किसने किया था, इसको प्रश्न को कई बार पूछा गया है। तो कौन थे, राजकुमार सिन्हा, कौन, राजकुमार सिन्हा कौन थे, गांधी जी को निमंत्रण करने वाले व्यक्ति थे साथियों। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, ये कौन थे महात्मा गांधी के साथ में, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, और कौन थे साथियों, हमेशा याद रखेंगे, और थे इनमें से कौन, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इनमें से और थे आपका JB कृपलानी, कौन, JB कृपलानी भी थे साथियों, एंड नारायण सिन्हा भी थे, कौन, नारायण सिन्हा भी थे साथियों, नारायण सिन्हा भी थे, ठीक है साथियों। अब यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, अब मैं बताऊँ आपसे कि मुझे ये बताइए गांधी जी लंदन कब गए थे, गांधी जी लंदन शुरू में गांधी जी लंदन कब गए थे, तो हमेशा याद रखेंगे साथियों, गांधी जी 1888 में यानी कि लंदन गए थे। किस लिए गए थे साथियों, वकील बनने के लिए, यानी कि वकील की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी 1888 में कहाँ गए थे, लंदन गए थे। अब वापस कब आए थे साथियों, वहाँ से वापस आए थे 1891 में, कब, 1891 में वापस आते हैं। फिर साथियों आकर के क्या करते हैं, गांधी जी जाते हैं अफ्रीका, गए कब, 1893 में
क्यों गए थे साथियों? क्योंकि ये वकालत की पढ़ाई करके आ गए थे। तो गांधी जी अफ्रीका गए थे, शेख अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति था, उसका मुकदमा लड़ने के लिए। कब? 1893 में गांधी जी अफ्रीका जाते हैं शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। अब क्या होता है साथियों, वहाँ पर पहुँच जाते हैं जी। अब ये क्या करते हैं, अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम इन्होंने बनाया 1904 में, यानी कि गांधी जी ने अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम बनाया 1904 में। और इन्होंने क्या है, जुलू युद्ध में भागीदारी की 1906 में। क्या? जुलू युद्ध में 1906 में अफ्रीका में भागीदारी की थी। और साथियों हमेशा याद रखेंगे, इन्होंने क्या किया था, 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी गांधी जी ने। कब? 1894 में गांधी जी ने कब की थी? 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। और हमेशा याद रखेंगे, गांधी जी अफ्रीका से वापस कब आए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है कि गांधी जी अफ्रीका से वापस कब आए थे। तो 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे महात्मा गांधी। अब जो 9 जनवरी है उसको प्रवासी दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे, अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आते हैं। अब साथियों मुझे ये बताइए, गांधी जी ने वापस आकर के भारत दो लोगों को गुरु बनाया था, दो लोगों को अपना गुरु बनाया था। एक थे राजनीतिक गुरु और एक थे साथियों आध्यात्मिक गुरु। जब गांधी जी ने राजनीतिक गुरु कौन थे, प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा इनसे कि आप लियो टॉलस्टॉय और रस्किन बॉन्ड को पढ़ो और इनकी किताब को पढ़ो, तब आप राजनीति के बारे में और अधिक तरीके से जान पाओगे। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु थे साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, रायचंद्र कौन थे, इनके आध्यात्मिक गुरु थे गांधी जी के। अब साथियों मुझे एक बात बताइए, चलो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, मैंने डिटेल में इसकी चर्चा की। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए चल रही है। अब मुझे ये बताइए कि ये प्रश्न कह रहा है कि इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन की फुल फॉर्म क्या है साथियों, यानी कि PAN, क्या ये PAN है, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। परमानेंट अकाउंट नंबर, पेमेंट अकाउंट नंबर, पासबुक अकाउंट नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगर साथियों इसके सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या? परमानेंट अकाउंट नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए साथियों, जो पैन कार्ड होता है उसमें कितने अंक होते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं। कितने? पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं। और अब मुझे बताइए आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, तो मुझे बताइए कितने अंक होते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। कितने? आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं और पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कह रहा है कि आपका विकसित अर्थव्यवस्थाएं किस समस्या का सामना कर रही है, यानी कि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था किस समस्या का सामना कर रही है साथियों। तो बताइए मुझको, यानी कि व्हाट प्रॉब्लम आर दी डेवलप्ड इकोनॉमिक्स फेसिंग साथियों। तो इसका सही उत्तर बताइए, छदम बेरोजगारी, खंडित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी साथियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों क्या, विकल्प बी, खंडित बेरोजगारी का सामना कर रही है। देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर साथियों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सन 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि पूछ रहा है सन 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14, 13, 16, 15। इसका सही उत्तर बताइए साथियों क्या होगा। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था साथियों। अब बात करते हैं साथियों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। तो मुझे बताइए कि जो इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था साथियों। 19 जुलाई 1969 को क्या हुआ था, इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय PM कौन थी साथियों। PM थी आपकी कौन, इंदिरा गांधी। उस समय क्या थी, इंदिरा गांधी कौन थी, PM थी साथियों इंदिरा गांधी। और वित्त मंत्री कौन थे उस समय, कौन थे साथियों, मोरारजी देसाई। वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे साथियों, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे साथियों, मोरारजी देसाई। उस समय कौन थे, फाइनेंस मंत्री थे, ठीक है, यानी कि वित्त मंत्री थे। अब बात करते हैं साथियों, जो 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है साथियों। अब उसके बाद क्या होता है 15 अप्रैल 1980 को, उसके बाद क्या होता है 15 अप्रैल 1980 को क्या होता है साथियों, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है साथियों। 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। अब मुझे ये बताइए साथियों, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, मुझे बताइए। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, तो हमेशा याद रखेंगे वर्तमान में 12। कितने, वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और
सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर। यानी कि चेन्नई में, बंगलौर में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, यानी कि कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय आहार संस्थान। तो साथ ही इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। हैदराबाद में क्या है, राष्ट्रीय आहार संस्थान है। अब मुझे बताइए साथियों, जो हैदराबाद है वहाँ पर और क्या है साथियों, ओपन रॉक, यानी कि ओपन रॉक कहाँ है साथियों, ये हैदराबाद में ही है साथियों। और एक प्रश्न है साथियों का, मुझे बताइए मैडम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैडम तुषाद म्यूजियम, क्या मैडम तुषाद म्यूजियम कहाँ स्थित है साथियों, ये नोएडा में स्थित है। कहाँ पर, नोएडा में क्या है साथियों, मैडम तुषाद म्यूजियम। और ओपन रॉक ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है साथियों, हैदराबाद में है। साथियों इस वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनको विश्लेषण के साथ बताया। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं साथियों, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। फिर मिलते हैं साथियों एक अगली वीडियो में अगले प्रश्नों, बेस्ट प्रश्नों के साथ, बेस्ट क्वालिटी के साथ, बेस्ट विश्लेषण के साथ साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।